So now let us continue with our second lecture of quick revision of solutions and qualitative property. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के केसेस स्टडी किए थे. अब देखिए दीज आर द सम एग्जांपल्स कि पॉजिटिव डेविएशन कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं. वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड. और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जांपल्स हैं वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, वाटर प्लस HNO3 एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन. तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने हैं क्योंकि अगर डेविएशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली इनमें से किसी एक एग्जांपल के आने के चांसेस हो सकते हैं. सो नेक्स्ट वी मूव टू द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं. जब भी दो लिक्विड्स को आप किसी भी कॉम्पोजिशन में मिक्स करते हो, मान लीजिए 20-80 रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, 30-70 कर रहे हैं, 40-60, तो कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसी रेशियो होगी. अगर आप उस परसेंटेज में उन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो वो एजियोट्रोप बनाते हैं. मतलब एजियोट्रोप एक नया सॉल्यूशन की वैरायटी नहीं है. उन्हीं दो लिक्विड को एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आप मिक्स करेंगे तब जाके वो एजियोट्रोपिक बनता है. उसके अलावा किसी और रेशियो में मिक्स करेंगे तो वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनता. अब एजियोट्रोपिक की जो प्रॉपर्टी है, स्पेशलिटी है इसकी, वो क्या है कि ये ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स हैं, ठीक है. एजियोट्रोप एक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इट्स अ मिक्सचर. तो ऐसा मिक्सचर है जो कि बॉयल करता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है उसके वेपर बनना जल्दी स्टार्ट होते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है उसके वेपर बनना थोड़े देर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. पर एजियोट्रोपिक में क्या होता है कि पूरा का पूरा मिक्सचर, मतलब दोनों कंपोनेंट एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएंगे. ऐसा नहीं कि बॉइलिंग T1 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होके T2 डिग्री सेल्सियस तक चलेगी. बॉइलिंग एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी तो दोनों लिक्विड साइमल्टेनियसली वेपर में कन्वर्ट होंगे. इसीलिए जो वेपर फेज है उसकी कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वही है जो उसके लिक्विड की है. तो अगर आप उस वेपर को ठंडा भी करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो आपको वही लिक्विड मिलेगा जो आपका स्टार्टिंग में ओरिजिनल लिक्विड था, ठीक है. तो मतलब आप इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टिलेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट कि डिस्टिलेशन के लिए दोनों लिक्विड जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए. मतलब जो लिक्विड से वेपर जाने का प्रोसेस है वो एक टेम्परेचर रेंज में होता है कि T1 पे स्टार्ट हुआ T2 तक चला. पर अगर वो एक ही पॉइंट पे दोनों इकट्ठे ही वेपराइज हो रहे हैं तो डिस्टिलेशन प्रोसेस को आप यूज़ नहीं कर सकते. तो एजियोट्रोप्स को इनके कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर सकते आप डिस्टिलेशन यूज़ करके, चाहे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यूज़ कर लो. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स. अब देखिए ऐसा होता क्यों है. तो एजियोट्रोपिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग. अब देखिए लेफ्ट में जो ये डायग्राम है दिस इज टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस. तो यहाँ पर जो ग्राफ है देखिए डाउनवर्ड है, ठीक है. तो ये डाउनवर्ड ग्राफ है. ये वाला जो लाइन है, ये लाइन अपर लाइन, दिस इज द वेपर कॉम्पोजिशन. ये वेपर लाइन है, वेपर कर्व है. जो लोअर लाइन है ये लिक्विड कर्व है. तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके अप टू दिस पॉइंट, इस पूरे रीजन में लिक्विड लाइन अलग है, वेपर लाइन अलग है, ठीक है. मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिक्सचर को ऑब्जर्व करता हूं तो इस टेम्परेचर पे आके वेपर जस्ट बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है. तो वेपर जस्ट बनना स्टार्ट होंगे और उन जो वेपर बनेंगे उन वेपर की कॉम्पोजिशन क्या होगी. ये वेपर लाइन है तो इस पॉइंट पे हमें मिलेगी वेपर की कॉम्पोजिशन. तो ये लिक्विड की कॉम्पोजिशन थी. इस टेम्परेचर पे लिक्विड जस्ट वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, मतलब पहला वेपर बनेगा और उस वेपर की कॉम्पोजिशन वेपर कर्व से मिलेगी. तो मैं अगर उस वेपर को ठंडा करता हूं तो मुझे जो कॉम्पोजिशन मिलेगी लिक्विड की वो ये होगी. मतलब वेपर को कंडेंस करने पे मुझे डिफरेंट कॉम्पोजिशन मिली.
स्टार्टिंग का लिक्विड किसी डिफरेंट कॉम्पोजिशन का था। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि लिक्विड और वेपर लाइंस अलग अलग हैं। इस पॉइंट पे मतलब जब इनको मैं ऑलमोस्ट 65-35 रेशियो में मिक्स करता हूँ तब क्या होता है, तब ये दोनों कर्व मर्ज कर जाते हैं आपस में। उस पे क्या है कि यहाँ पर लिक्विड और वेपर लाइन इकट्ठे हो गए, डिफरेंट नहीं है। तो मतलब ये सॉल्यूशन एक ही टेम्परेचर पे इमीडिएटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लिक्विड प्लस वेपर जैसा रीजन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एजियोट्रोप बन रहा है ये इस कर्व के लोएस्ट पॉइंट पे बन रहा है, और क्योंकि ये टेम्परेचर का कर्व है तो लोएस्ट पॉइंट का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर, इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग का। अब टेम्परेचर अगर मिनिमम है मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे वेपर बन जा रहे हैं, मतलब उसको वेपर में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। मतलब बहुत इजीली आप उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर वेपर इजीली बन रहे हैं तो वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इस तरह डाउनवर्ड होता है तो उसी का प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन अपवर्ड आता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को बॉयल करना बहुत ईजी है तो मतलब उसके वेपर बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो जिसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा उसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा, तो वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। हाई वेपर प्रेशर का मतलब है कि नॉर्मल से हाई है, तो वेपर प्रेशर हाई होगा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव एजियोट्रोप बोलते हैं। क्यों? पॉजिटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब वैसे ही नेगेटिव एजियोट्रोप का मतलब हुआ कि नेगेटिव डेविएशन है, मतलब प्रेशर उसका नॉर्मल राउल्ट लॉ के कैलकुलेटेड वैल्यू से भी कम है। प्रेशर कम होगा मतलब वेपर ज़्यादा बन ही नहीं रहे हैं का मतलब है कि आपको वेपराइज करने में बहुत दिक्कत आ रही है लिक्विड को, मतलब बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली हाई होगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई जाएगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेंगे, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो कर्व के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एजियोट्रोप बनता है, ठीक है। तो जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा बॉयल होने का, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर बहुत कम होगा, तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा और लोएस्ट पॉइंट पे जाके प्रेशर वाला एजियोट्रोप आएगा। तो ये सेम एजियोट्रोप के टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन और प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब है टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, प्रेशर मिनिमम होगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, कितने हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि छोटा पार्टिकल है बड़ा है, ठीक है। अगर दो अलग अलग सॉल्यूशंस में दोनों में 100 सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, एक के बहुत छोटे हैं और एक के बहुत बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शेप कैसी है, स्फेरिकल हैं, एलिप्टिकल हैं या रॉड शेप्ड हैं, या उनका साइज़ कैसा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, न्यूट्रल हैं या चार्ज्ड हैं, किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है। अब 4 हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है पी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस पी सॉल्यूशन, ये तो हो गया आपका डेल्टा पी, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। कितना वेपर प्रेशर में ड्रॉप आया है, क्योंकि प्योर का प्रेशर हमेशा हाई होता है प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का हमेशा कम होता है जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। तो ये डेल्टा पी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग है। रिलेटिव का मतलब वेपर प्रेशर के जो ड्रॉप आया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसकी ओरिजिनल प्रेशर से, मतलब पी नॉट सॉल्वेंट से, तब बनता है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये होता है वेंट ऑफ फैक्टर आई मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो देखिए यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो प्रूव हो गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें 2 फॉर्मूलाज हैं, इनका ध्यान रखना है कि ये जो 2 फॉर्मूलाज हैं, आप
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिखेंगे तो ये आई इंटू एक्स सॉल्यूट होगा, और आप इसको पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंस दोनों में ये है, यहाँ पर मैंने पी नॉट सॉल्वेंट लिया है, यहाँ पर पी सॉल्यूशन लिया है, तब फॉर्मूला हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या था फॉर्मूला, एक्स सॉल्यूट का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने में थोड़ा ईजी है, दोनों में डिफरेंस नहीं है, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा गया है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई वेंट ऑफ फैक्टर इंटू के बी इंटू एम। ये याद रखना कि ये जो के बी होता है ये हमेशा सॉल्वेंट का होता है। तो प्रीवियसली आईआईटी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था स्क्रीनिंग में, कि उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में के बी सॉल्वेंट का भी दे दिया और सॉल्यूट का भी दे दिया। मतलब क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, मोलैलिटी भी गिवन है, आई भी गिवन है, के बी भी गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। और के बी सॉल्वेंट का भी दिया है, सॉल्यूट का भी दिया हुआ है। अब बच्चे फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम ये नहीं देखते कि के बी किसका लेना, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में के बी की एक ही वैल्यू होती है और आप नहीं देखते वो के बी किसके लिए दिया गया है, डायरेक्टली पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। अब के बी की दो वैल्यूज़ हैं, सॉल्वेंट की भी है, सॉल्यूट की भी हैं। तो याद रखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, सॉल्वेंट का। तो के बी किसका है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का कभी यूज़ नहीं करना, मोलैलिटी सॉल्यूट की होती है। ठीक है, तो आई इंटू के बी ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, और मोलैलिटी भी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो डेल्टा टी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और के बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ रिसेंट एग्जाम्स में डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही पूछा गया था 4 ऑप्शंस में। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, आर जो कि गैस कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय टी बी बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो के एफ भी किसका होगा, सॉल्वेंट का। और के बी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ का फॉर्मूला आर टी फ्रीजिंग पॉइंट स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। और इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर आई इंटू सी इंटू आर टी। सी इज द कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है, सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन साइड से हाई कंसंट्रेशन साइड मूव करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वाली साइड से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वाली साइड में मूव करता है। अब देखते हैं कि जो वेंट ऑफ फैक्टर है ये कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। देखिए, वेंट ऑफ फैक्टर यूज करने का मेन रीजन ये है कि मान लीजिए मैंने 10 NaCl के पार्टिकल डाल दिए पानी में, तो मैं तो सोच रहा हूं कि 10 ही पार्टिकल डाले हैं, तो जो आंसर भी आना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो 10 पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए। पर पानी में जाके क्या हो गए, 10 बन गए Na पॉजिटिव और 10 बन गए Cl नेगेटिव, तो पार्टिकल तो टोटल 20 हो गए। तो जो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो 20 के अकॉर्डिंग आएगा। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 10 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं 20 वाले को ही 10 वाले का वैल्यू समझ लूँगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस बढ़े हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अकाउंट करने के लिए आई यूज किया गया है। अब NaCl तो पूरी तरह टूट रहा है। मान लीजिए मैं वीक एसिड HA की बात करता हूँ और ये टूटता है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में। मान लीजिए ये सिर्फ 30% टूटता है। ठीक है, तो मैं अगर मैं 100 पार्टिकल्स डालूंगा उसमें से 30 टूट जाएंगे, तो 30 टूट गए, 70 रह गए, 30 टूट के डबल हो गए, 30 के बन गए 60, तो 60 प्लस 70 110 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। तो उसकी जो डिसोसिएशन है कि वो 100% आयनाइज हो रहा है पानी में जाके या पार्शियली आयनाइज हो रहा है, तो कितने पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, या हमेशा डिसोशिएट नहीं होते पार्टिकल्स, कभी कभी एसोशिएट भी हो जाते हैं पानी में जाके या सॉल्वेंट में जाके वो डाइमर बना देंगे,
ट्राइमर बना देंगे। तो आपने डाले 20 थे, डाइमर बना 10 रह गए। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की वेरिएशन होती हैं, उन वेरिएशंस को अकाउंट करने के लिए, कंसिडर करने के लिए ही वैन डॉ फैक्टर यूज किया जाता है। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n की वैल्यू की है, एक सॉल्यूट पार्टिकल से आपको कितने मिले। मान लीजिए यहां पर आपके पास जो भी था A2 था और ये 2A में कन्वर्ट हुआ, तो एक पार्टिकल से आपको कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो n की वैल्यू 2 होगी। जैसे मान लीजिए A2B है, ये जाके 2A और एक B दे रहा है, तो n की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि एक पार्टिकल के टूटने से 3 मिले। अब मान लेते हैं कि 2A मिला के A2 कर रहे हैं, मतलब डाइमर बन रहा है। तो 2 पार्टिकल ने 1 दिया, एक ने कितना दिया, हाफ, तो n हो गया हाफ। तो n की वैल्यू क्या है, एक पार्टिकल प्रोडक्ट में कितने दे रहा है। अगर टूट रहा है तो ज़्यादा देगा, जुड़ रहा है तो कम देगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब अगर 100% आयनाइजेशन है या 100% कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अदरवाइज अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू, जब भी डिसोशिएट करेंगे चीज़ें, आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। और जब भी एसोसिएशन होगी तब आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और आई क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल, की जो रियलिटी में आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हो वो वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिवाइड बाय जो आपने थ्योरेटिकली सोची थी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। मास के केस में उल्टा हो जाता है, थ्योरेटिकल मास ऑफ सबस्टांस डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द सबस्टांस। तो दिस इज द वैन हॉफ फैक्टर। अब एक छोटा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्चुअली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता क्यों है। देखिए, जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं आप, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से होता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, मतलब अगर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ ऐसे जा रहा था, ये प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर का कर्व है, मतलब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। तो मतलब जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है, तो वो कर्व उससे नीचे आ गया। ठीक है, आ गया ना ये। अब ये कर्व नीचे आ गया। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होता है, बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो मान लीजिए ये लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरी है PATM की लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो रहे थे जब प्योर सॉल्वेंट था। तो इसका मतलब हुआ ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट था, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। अब क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो चुका है, अब ये कर्व इस पॉइंट पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को टच करता है। मतलब इस पॉइंट पे अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो मतलब इस पॉइंट पे मेरा सॉल्यूशन बॉयल करना स्टार्ट करेगा। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये है। तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली बढ़ गया ना इतने अमाउंट से, तो दिस इज डेल्टा TB। ठीक है, और एक और चीज़ भी है कि जितना ज़्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज करता है। मतलब ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अगर C1 की है और इससे हायर कंसंट्रेशन का मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करता हूँ, तो कर्व और नीचे चला जाएगा। और हाई कंसंट्रेशन होती तो और नीचे चला जाएगा। ये C2 है, ये C3 है, तो हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन C3 इज ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C1। तो जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये कर्व नीचे चलते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड चीज जो देखने वाली है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां पर जो लिक्विड है वो सॉलिड बनता है। इस पॉइंट पे लिक्विड का आपका जो कर्व था वो सीधा चेंज हो गया ना, कर्वेचर। तो मतलब इस पॉइंट पे ये सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट था। अब क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होता है, तो ये कर्व यहाँ पे जाके इसको हिट करता है सॉलिड वाली लाइन को, तो ये आपका नया फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो दिस इज योर डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लूंगा और पीछे जाके हिट करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट
बढ़ता जाएगा। अब इसको हम एक लास्ट एक प्रॉब्लम से समझते हैं। हमारे पास 3 चीज़ें दी गई हैं। 0.1 मोलर ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज ना तो टूटता है पानी में जाके, ना एसोशिएट करता है, मतलब आई इसके लिए कितना होता है 1। तो इसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो कितनी है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है गिवन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आई। 0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1। NaCl दिया तो 0.1 है, पर अगर मैं 100 पार्टिकल NaCl के डालता हूं तो 100 Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, 100 Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, मतलब पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.1 इंटू आई, इसके लिए कितना है 2 है, तो 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2। वैसे BaCl2 कितने पार्टिकल देगा, एक बेरियम 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, तो उसका आई है 3, तो ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.1 इंटू 3 दैट इज 0.3। अब देखना है मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है CRT। R और T तो कांस्टेंट है, तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा, तो मतलब C का सबसे ज़्यादा होगा, फिर B का होगा, फिर A का होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किसके पार्टिकल ज़्यादा हैं, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी C की, तो ये भी C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अब इसी तरह से आप 1 मिनट का पॉज लेके आगे के सारे टॉपिक्स को सॉल्व करें, ठीक है। फिर देखते हैं कि जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर मैच करता है या नहीं, तो कहां पर एरर आ रहा है। ओके, सो नाउ आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। अब देखिए वेपर प्रेशर जितना सॉल्यूट आप डालते जाओगे वेपर प्रेशर में ड्रॉप आता जाता है, तो मतलब वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसमें सॉल्यूट सबसे कम है, मतलब A का सबसे ज़्यादा होगा, फिर B, फिर C, ठीक है। और डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज CBA। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, उसमें 2 डिग्री का एलिवेशन आया 102, तो नया बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हुआ, जिसमें एलिवेशन ज़्यादा आएगी। अगर किसी में 3 डिग्री की एलिवेशन आ गई है तो वो बॉइलिंग पॉइंट और हाई होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा जितना डेल्टा TB होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी वही ट्रेंड रहेगा। डेल्टा TF कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स उतने ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि देखिए 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो रहा था, अब अगर इसमें 2 डिग्री का ड्रॉप आया तो ये -2 हो गया। जिसमें 3 डिग्री का ड्रॉप आया होगा, ड्रॉप उसमें ज़्यादा आया है, मतलब उसका डेल्टा TF बड़ा है 3 डिग्री का, पर फ्रीजिंग पॉइंट तो -3 हो गया ना। और -3 बड़ी वैल्यू है या -2 बड़ी वैल्यू है, -2 बड़ी वैल्यू है। इसलिए ये ध्यान रखना कि डेल्टा TF तो होता है अमाउंट ऑफ ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ है, पर TF तो एक्चुअल वैल्यू होगी ना, और वो नेगेटिव में रहेगी आपकी 0 से नीचे, तो जितना 0 से नीचे जाएंगे उतनी ही वैल्यू वो कम होती जाएगी। तो इसमें ट्रेंड उल्टा हो जाता है, तो इसमें A फिर ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि वेंट ऑफ फैक्टर को इन सारी प्रॉपर्टीज में किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और इन दोनों का खास ध्यान रखना है कि डेल्टा TF और TF का ऑर्डर उल्टा होता है। ओके, सो दैट कंप्लीट्स अवर क्विक रिव्यू फॉर द सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हैं, यू कैन ऑलवेज write it down in the comment section. Thank you. Have a nice day.